नमस्कार। सत्यशोधक बहुजन राष्ट्र इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1 जून 1873 को गुलामगिरी ग्रंथ को प्रकाशित किया था। क्या महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी इस किताब के अंदर बहुजन समाज को या बहुसंख्य के समाज को भट्टशाही का, ब्राह्मणों का गुलाम बताया था? तब अंग्रेजों का राज्य इस देश में था। अगर हम आज 150 साल के बाद अगर गुलामगिरी को आज के परोक्ष में देखते हैं तो क्या सचमुच आज हमारा देश गुलामगिरी से बाहर निकला है या बहुसंख्य समाज गुलामगिरी के बाहर गया है? ये देखने की आज जरूरत है। दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि जब गुलामगिरी ग्रंथ लिखा था तब समाज में लोग जिन विचारधाराओं को मानते थे या गुलामी को मानते थे या उस परंपरा को मानते थे, वो जाति व्यवस्था के अंदर मानते थे और जाति व्यवस्था में उच्च नीचता थी। और इस उच्च नीचता पर जिन ग्रंथों में उसे लिखा गया था, वो ग्रंथ चाहे मनुस्मृति हो, महाभारत हो, रामायण हो या वेद हो, उसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पुरस्कार किया गया था। सर्वसामान्य आदमी ये ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो उस ग्रंथ में बताए गए नियमों के अनुसार अपना जीवन वहन कर रहे थे। और इस देश में बहुसंख्य समाज, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा लेने की बंदी उसी ग्रंथों ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये किसी शत्रु का ही काम है, यानी कि जो भट्टशाही के वो गुलाम थे वो शत्रु के रूप में थे और इसी को आधार पढ़कर वो किताब लिखी और उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो भट्ट है ये आर्य ईरानी है और जिन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। और ये सारा करते वक्त जो आक्रमण करने वाले जो आक्रामकों के नेता थे, जिसको ये बहुजन समाज गुलाम अब भगवान के रूप में मानता था, वो उसका सच्चाई उसने उजागर कर दी। और उन्होंने ये उद्देश्य रखा कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग कम से कम ये जिनको वह भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जिन्होंने उनको मंदिर में जाने का प्रवेश नकारा, जिन्होंने शिक्षा लेने का अधिकार नकारा, जिन्होंने हजारों साल से गुलामी के अंदर ही स्वातंत्र्य समझकर वो लोग जी रहे, वो लोग इसको नकारेंगे। और ये जब उन्होंने किताब ली तब अंग्रेजों ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने यहाँ पे सामाजिक क्रांति की मुहूर्तमेढ़ की, जैसे कि लोगों को स्कूल जाने के अधिकार दिए, जैसा का कई धर्म ने बताए कुप्रथा पर कायदे कानून किए, जैसे सती की चाल है, स्त्रियों को सीखने के अधिकार दिए। तो इस तरह का परिवर्तन का प्रभाव चल रहा था। रिजर्वेशन दिया जिसके अंदर कई लोगों को, शूद्र अतिशूद्रों को नौकरी में सहभागी हुए। कई संस्थानिक जैसे कि शाहू महाराज, उन्होंने 1902 में इन लोगों को रिजर्वेशन देकर सत्ता में सहभागी किया। तो ये क्रम चल रहा था। उसके बाद इस देश में ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम की संगठन 1925 में स्थापन की। तब अंग्रेज सरकार थे और इन्होंने अंग्रेजों के साथ उनको सपोर्ट कर अपने संगठन को हिंदू नाम से सभी जाति को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने उस कल्चर को महान बताने के किताब लिखे या वो आइडियोलॉजी लिखी, जैसा कि गोवलकर उनके विचारक थे, जिन्होंने अपने दोनों किताबों में, जैसा कि बंच ऑफ थॉट्स और वी और आवर नेशनहुड, इस किताब में उन्होंने इनके महानायकों को प्रमुख बताया
और जो मुस्लिमों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि शिवाजी महाराज, इनको भी अपना आइडल बनाया, जैसा कि राणा प्रताप को अपना आइडल बनाया और मुस्लिमों को शत्रु कहा। यानी दुख जो है समाज के अंदर आया हुआ, इसका कारण सिर्फ मुस्लिम है। और लेकिन उन किताबों में उन्होंने जब अपने उन पूर्वज नायकों को, अपने गीताओं को, अपने ऋषियों को महान बताया, तो बताने के साथ साथ उन्हें जाति व्यवस्था का भी समर्थन किया और ये समर्थन करते वक्त अपने आप को इस देश का मालिक बताया। और आज जब सुधारना का दौर चल रहा था, उस सुधारना के दौर में भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष भी चल रहा था और इस संघर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ और पिछले 60 सालों में देश स्वतंत्र होने के बाद सुधारना, विज्ञानवाद और ये सब लोगों का उस पार्टिसिपेशन और समाज का परिवर्तन एक गति पकड़ रहा था। लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने एजेंडे के ऊपर लोगों को धार्मिक माहौल बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि राम मंदिर का इशू हो, गांव-गांव में भागवत और अनेक ग्रंथों का पठन हो, जो लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो और पढ़ाकर उनको उसी ग्रंथ की श्रेष्ठता को बताना शुरू कर दिया। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही गुलामी लाना चाहता था जो इस ग्रंथों ने बहुसंख्य लोगों की नकार दी और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस गुलामी का विरोध किया था। और इसीलिए ये दोनों तुलनात्मक दृष्टि से हम अगर आज देखते हैं तो आज भी महात्मा फुले जी ने जिस गुलामी का उल्लेख किया है उससे समाज बाहर नहीं आया है। आज भी जाति व्यवस्था के बाहर समाज नहीं देखता है। जैसे जैसे अशिक्षित लोगों में हम जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो समाज में आज भी लोग जाति व्यवस्था को उतनी ही कट्टरता से उसका पालन करते हैं। शूद्र और अतिशूद्रों में इसका प्रमाण बहुसंख्य और प्रचंड है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है और सत्ता में होकर वो अपने एजेंडे को, मतलब जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले एजेंडे को, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसमें वो और प्रभावी ढंग से वो चला रहे। लेकिन उन्होंने इस चुनाव में जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, जो भारतीय राज्य घटना को बदलने के लिए 400 की मांग की थी, वो मांग जनता ने ठुकार दी है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा ठुकार दिया। लेकिन फिर भी आज भी देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व की सरकार आई है और इसीलिए सामान्य जनता ने और तेज होकर महात्मा ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक विचारों को पढ़ना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषमतावादी, जातिवादी और धार्मिक अंधश्रद्धा को पसरने वाले विचार का विरोध करना चाहिए। अभी तुर्क गुलामगिरी को हम इतना ही समझते हैं। धन्यवाद।